हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी 3 कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर भूगोल का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव ये चैप्टर होने जा रहा है आपके लिए। देखते रहिए। क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी भूगोल का चैप्टर विनिर्माण उद्योग। देखते रहिए। इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, और इसके बाद बताएंगे निर्माण का महत्व क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान होता है, और इंडस्ट्रियल लोकेशन के बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है इंडस्ट्रीज का। इसके बाद स्थानिक वितरण का बात करेंगे, और अलग अलग उद्योगों की भी बात करेंगे। साथ में प्रदूषण की बात करेंगे, पर्यावरण क्षरण की बात करेंगे, और प्रदूषण को रोकने के तरीकों के बारे में भी कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे चैप्टर का आउटलाइन, ये था हमारे चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं ना जाइएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कॉटन। कॉटन से हमने बना दी टी शर्ट। अब ये कॉटन का जो उत्पादन हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है, और जो जहां शर्ट बनती है कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बनती है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि हमने मैन्युफैक्चर करके उसको, धागे को, कपास को हमने शर्ट के अंदर तब्दील कर दिया, बना दिया, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में। अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पाद तक का प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि ये आपके सामने मौजूद है गन्ना। गन्ने से यानी शुगर केन से हमने उत्पादन किया चीनी का। जो चीनी का उत्पादन हुआ, तो ये क्या हुआ, गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। गन्ना सस्ता होता है और उसके मुकाबले में चीनी महंगी होती है। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। तो अब आप ये देखें, ये खेतों के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सरसों उगी हुई है। दूसरी तरफ खेतों पे मजदूर काम कर रहे हैं। तो यानी कृषि का जो उत्पादन हो रहा है, जो भी उत्पाद हो रहा है, उससे विनिर्माण उद्योग पर क्या फर्क पड़ता है। तो कृषि पे लोगों में भारी निर्भरता को कम करना हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक नंबर 1 पॉइंट होता है, कि जो कृषि के अंदर लोग लगे हुए हैं ज्यादा तादाद में, उनके ऊपर डिपेंड हैं, तो वो शिफ्ट होकर के सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, और उससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर भी विकास होता है। इज इट क्लियर नाउ? इस एग्जाम्पल के अंदर, चित्र के अंदर आप ये देखिए, जो लोग कृषि कार्य के अंदर लगे हुए थे, कृषि के ऊपर डिपेंड थे, तो वो फैक्ट्रियों के अंदर आकर के काम करने लगे। यहाँ पे दो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जो कृषि पे निर्भरता है वो कम हो गई लोगों की, और लोगों को बेहतर रोजगार मिला। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगला पॉइंट है हमारा, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को कम करना। यानी जो लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे नो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, इनके पास कोई काम नहीं है। तो वो जब कारखाने या फैक्ट्री खुलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार के अंदर
लग जाएंगे और उससे जो है बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी की समस्या भी कम होगी। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? अब आप ये तीसरा पॉइंट ये अच्छे से समझिएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मेक्स ए नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रांग, फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो भी निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो भी राष्ट्र अधिक रूप से यह करता है उसको मजबूत बनाता है, उनको जो है अर्जित होती है विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। और इसके सबसे बड़ा जो उदाहरण आपके सामने है चीन। चीन ने जो है सबसे जो है कारखाने, फैक्ट्रियां सबसे अधिक पूरे विश्व के अंदर वहीं पे हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं होता है, तो उनको विदेशी मुद्रा भी अधिक जो है अर्जित होती है। तो यानी जो है हमें जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से जो है क्या फायदा होता है, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। इज इट क्लियर नाउ? अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है, अभी हमारा देश क्या है, विकासशील यह देश की यह गिनती के अंदर आता है, तो हमें अगर विकसित बनाना है तो हमें अधिक से अधिक कारखाने, अधिक से अधिक फैक्ट्री, अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करनी पड़ेंगी, जिससे हम इस जो है अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बना पाए और उसे विकसित देशों की जो है तुलना के अंदर आप जो देखेंगे कि जो विकासशील जो देश होते हैं वहां पे कल कारखाने कम होते हैं और जो विकसित देश होते हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा होती है। तो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया का जो आपके सामने उदाहरण मौजूद है। देखो भाई स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करेंगे। जो हमारा कृषि जो है वो भी एक इंडस्ट्री है हमारी। उन्होंने यह क्या किया, यानी खेतों में कपास उगाया और कपास उगाने के लिए जो है उससे जो है शर्ट का जो है उत्पादन हुआ। इसी तरह जो है आप ये देख रहे हैं कि जो खेतों में जो है चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो और ट्रैक्टर कहाँ बनता है, सेकेंडरी सेक्टर में बनता है। तो यानी जो है ये कृषि और उद्योग एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंड है। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कृषि और उद्योग एक दूसरे पे निर्भर हैं। इस चैप्टर का अगला पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की तरफ जो बढ़ते हुए कदम पे जो है एक नजर, हमारे उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी होने की जो है जरूरत है। हमारे विनिर्मित सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो है खरा उतरना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट एनफ। आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें बेहतरीन जो है अपने उत्पादों को जो है बनाना चाहिए, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से जो है बिक सके। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की तरफ हमारे बढ़ते कदम या उनके लिए शर्त। ग्लोबलाइजेशन को ही आगे बढ़ाते हुए टोटल कंट्रीब्यूशन 27% जो इंडस्ट्री का है। लास्ट 20 इयर्स के अंदर 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो वो हुआ। नोट दिस इज ए मच लोअर कंपैरिजन ऑफ द सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी वेयर इट इज 25 to 35%। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है, कुल योगदान 27% और पिछले 20 साल में यह 17% ही रहा, जो कि जो है एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में जो है बहुत कम है, जहां पे जो है 25 से ये 35% होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करेंगे। यानी जो है जो हम अपना जो है उद्योग लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम सेटअप करना चाह रहे हैं, उसमें जो है कच्चे माल का एक बहुत जो बड़ा योगदान होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जो है हमें जो है चीनी की मिल लगानी है और चीनी की मिल के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना। अब जो है हमने जो है जो चीनी की मिल अगर हमने बहुत दूर लगा दी
और गन्ना हमें जो है 100 किलोमीटर से भी या ज्यादा फासले पर से जो है मंगाना पड़ रहा है, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ जो है मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन वो बढ़ जाएगी और हमारा उत्पाद महंगा हो जाएगा। इसलिए कच्चा माल यानी जहाँ पे गन्ना मौजूद है, ज्यादातर गन्ने का उत्पादन होता है खेतों के अंदर, और वो उसी के आसपास जो चीनी की मिलें होती हैं, तो जो है वो हमें सस्ता पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं साइट पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कम होनी चाहिए और उत्पाद के वितरण की लागत भी जो है कम होनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? तो यानी गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होना चाहिए? जहां पे जो है हम जो है चीनी की मिलें अपनी लगाएं, वहीं पे जो है गन्ने का उत्पादन भी होता हो और जो है वो जो है हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी जहां पे इंडस्ट्री लगेगी, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्री लगेंगी, तो लोग काम करने के लिए आएंगे, लोग काम भी करेंगे तो वहां पे आसपास रहेंगे भी, बसेंगे भी, हमें स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, मॉल भी चाहिए, और ये सारी जो फैसिलिटी जो है जब शुरू होंगी उद्योग लगने से, तो जो है उस जगह का क्या हो जाएगा? अर्बनाइजेशन हो जाएगा, वो जो है शहर की तरह जो है बन जाएगा। इज इट क्लियर? जहां पे कारखाना, जहां पे फैक्ट्री, वहां पे लोग, वहां पे स्कूल, वहां पे कॉलेजेस, वहां पे मॉल और वहां पे जो हॉस्पिटल, ये सारी की सारी सुविधाएं एक शहर की तरफ हमको इशारा करती हैं। अब हम बात करेंगे जो है हम उद्योग बाजार का लिंकेज की बात करेंगे, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। यानी जो है देखिए, मान लीजिए हमें यह चीनी मिल लगानी है और चीनी मिल लगाने के लिए हमको यह क्या चाहिए? हमको जो इनपुट जो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, यानी गन्ना। इसके साथ जो और कंपोनेंट हमारे और क्या हो सकते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें जमीन चाहिए, यानी फैक्ट्री लगाने के लिए लेबर चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी, और एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके बाद ये सारा ट्रांसपोर्ट से होकर के फैक्ट्री के अंदर आएगा। फैक्ट्री के अंदर जो है गन्ना भी आ गया, सारी चीजें, मजदूर भी आ गई, मशीनें भी आ गई, और फिर उत्पादन हुआ गन्ने का उत्पादन जब हो गया, तो फिर ये मार्केट में फिर ट्रांसपोर्ट हो से जो फिर होता हुआ मार्केट में पहुंचेगा, और मार्केट से जो होता हुआ ये फिर जो है ये मनी जनरेट होगी, और ये मनी जनरेट होकर के फिर ये दोबारा जो है हमको जो है ये पैसा फिर कच्चा माल खरीदा जाएगा, और जो इसी तरह बाकी जो है ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो आपको क्या समझ में आ गया? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज यानी क्या है? उद्योग बाजार का लिंकेज यानी क्या? बाजार से क्या लिंक इनका है? अच्छे से समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब हम बात करेंगे यह उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर, यानी जो है क्लासिफिकेशन अगर हम इंडस्ट्री का करें तो कैसे, किस आधार पर करेंगे? यानी नंबर एक, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर ये दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी ये पूंजी लगाने के आधार पर दो तरह की यह आपको यह इंडस्ट्री नजर आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है? जिसमें जो है लागत, पूंजी की लागत 1 करोड़ से ज्यादा होती है, वो जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, और जिसमें पूंजी की लागत 1 करोड़ से नीचे होती है, वो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी जो है जो स्वामित्व के आधार पर जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है। कुछ इंडस्ट्री जो सरकार जो है उनकी यह स्वामित्व होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर जिनके जो मालिक आप या स्वयं या पार्टनरशिप या जो भी होते हैं। इसके बाद जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री या कहलाती है, जिसमें मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के दोनों जो है चलाते हैं। कुछ जो है कोऑपरेटिव या सेक्टर कहलाते हैं, जिसमें जो है सब मिलकर के कोऑपरेटिव बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाकर के जो है इंडस्ट्री ये चलाते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री जो है ओनरशिप के आधार पर कहलाती है। इसके बाद बल्क वेटेज, यानी जो है जो भारी जो है सामान है, उनके आधार पर दो तरह की इंडस्ट्री होती है, हैवी इंडस्ट्री
और लाइट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आयरन इंडस्ट्री होती है वो हैवी इंडस्ट्री होती है। लाइट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल्स है, ये हल्के होते हैं। और जो हैवी इंडस्ट्री के अंदर आपने जो देखा जितने भी लोहे के जो है सामान जो बनते हैं, लोहे का जो है मटेरियल बनता है, बड़ी बड़ी गार्डर, बड़ी बड़ी जो है ये रेल के पहिए, चादरें, ये सब जो है मेटल भी इनका जो बनाने का मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो भी भारी होता है और बनकर के जो उत्पाद जो होता है वो भी भारी ही पैदा होता है। लाइट इंडस्ट्री के अंदर सारा का सारा सामान कैसा होता है, हल्का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री जो है हमने ये 4 कैटेगरी के अंदर इसको विभाजित कर दिया। अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल ये नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिएगा। देखिए जी, अब हम बात करते हैं अपने कपड़ा उद्योग की। कपड़ा उद्योग जो है हमारी जीडीपी को 4% जो है का जो योगदान देता है, औद्योगिक उत्पादन और विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये कपड़ा इंडस्ट्री का जो है आपको एक चित्र। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने कॉटन टेक्सटाइल की, यानी सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जब जो है मशीनों से बने कपड़े जो विदेशों से आयात किए जाने लगे तो हमारे यहाँ की जो कपड़ा उद्योग जो है उनको बहुत नुकसान हुआ। अब उसके साथ साथ जो है ये उद्योग जो है इम्पोर्टेड जो है मतलब मशीनों से जो बने हुए जो कपड़े जो थे वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर बहुत फले फूले और जो है वहां के लोगों को रोजगार भी मिला। उसका रीजन ये था क्योंकि वहां की जो मिट्टी जो थी वो जो काली मिट्टी थी कपास को उगाने में बहुत मदद करती थी। और इसका ये रिजल्ट ये हुआ किसानों को जो है काम भी मिला और कई अन्य उद्योगों जैसे रसायन और रंजक यानी सभी को समर्थन भी मिला। यानी जो है कपड़ा उद्योग जब जो है पनपा तो कपड़ों को जो रंगने के लिए कलर की भी ये जरूरत थी, डाई की भी जरूरत थी, उनको चमकाने के लिए केमिकल्स की भी ये जरूरत थी। तो वो जो है उसके साथ साथ सपोर्टिंग जो है मतलब और भी इंडस्ट्री जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ फली फूली। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से? अब चलो जी, अब आगे बात करते हैं टेक्सटाइल ट्रेड की। अब टेक्सटाइल ट्रेड के अंदर क्या हुआ कि जो भारत ने जो है जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नेपाल, सिंगापुर आदि को जो है यानी जो सूती जो धागा है उसका निर्यात करना शुरू कर दिया। उनको जो है वो एक्सपोर्ट करने लगे और वहां से जो है बन करके जो है जो फिनिश गुड्स हैं वो हमारे कंट्री के अंदर आने लगे। तो ये जो है टेक्सटाइल ट्रेड का जो है उदाहरण आपके सामने था। अब इसका जो ड्रॉबैक क्या था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो आप जो है बिल्कुल जरा ध्यान से देखिए। इन खंडों में कुछ बड़े और आधुनिक कारखाने हैं लेकिन अधिकांश उत्पादन खंडित छोटी छोटी इकाइयों में होता था जो स्थानीय बाजार को पूरा करते थे। ये बेमेल उद्योग के लिए एक बड़ी जो है कमी थी। नतीजन हमारे कई स्पिनर सूती धागों का निर्यात करते थे जबकि परिधान यानी जो है सिले सिलाई कपड़े यानी जो है सिले हुए जो है मतलब फिनिश जो है टेक्सटाइल वो हमको जो है आयात करना पड़ता था, वो हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ता था। ये जो है बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक था। जो है हमें जो है अपना जो सूती जो धागा है हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे और बदले में हम जो है बना हुआ कपड़ा जो है हम इंपोर्ट करते थे। अच्छे से क्लियर हो गया आपको जो है? अब आपको बताएंगे कि जो है हमारा जो है रीजन क्या था कि हम इंपोर्ट क्यों करते थे। उसका रीजन ये था कि एक तो जो है यहाँ पे पावर सप्लाई आती नहीं थी, बिजली की जो है दिक्कत की बहुत ज्यादा थी और बिजली की जो दिक्कत की जो रहते हुए जो है मतलब हम जो है कोई भी काम जो है करने में जो है सक्षम नहीं हो पाते थे। इसके साथ साथ मशीनें हैं वो भी हमारी पुरानी थी और जो आउटपुट जो थी वो भी जो है लेबर की जो है वो कम थी और कंपटीशन जो है जो सिंथेटिक फाइबर से इंडस्ट्री से था वो भी जो है शामिल हो गया। तो इसलिए हमको जो है कपड़ा जो है फिनिश जो है कपड़ा जो है वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। क्लियर हो गया आपको जो है? ये था रीजन ऑफ इंपोर्ट। अब बात करते हैं जी जूट टेक्सटाइल का। यानी जूट टेक्सटाइल के अंदर आपको जो है अच्छे से जो है मालूम ही है, आपने जो देखी भी होंगी जो है जो अनाज के लिए जो बोरियों का इस्तेमाल होता है वो जो है जूट की बनी हुई बोरियां होती हैं। और ये देख रहे हैं ये जूट का जो है रेशा जो है इससे जो इसका जो तैयार हो रहा है, ये टेक्सटाइल तैयार हो रहा है और ये सिले हुए जो है
मतलब जो है इसके फिनिश जो है आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं। जूट टेक्सटाइल के जो है थान आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये जूट टेक्सटाइल की जब बात चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये बता दें कि जो है जो जूट टेक्सटाइल जो थी, भारत जो है कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, इससे रस्सियां बनाई जाती हैं, बैग बनाए जाते हैं, बोरियां आदि बनाने में इसका जो है जूट का इस्तेमाल होता है। और ये अधिकांशतः कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक संकरी पट्टी है, वहां पे जो है जूट का उत्पादन होता है। उसका रीजन जो है वो भी आपको एलाबोरेट करते हैं। ये जूट के बने हुए जो है आपको कुछ आइटम नजर आ रहे हैं, ये रस्सी और ये जूट के बने हुए खूबसूरत जो है आपको जो है छोटे छोटे बैग्स जो है नजर आ रहे हैं। जूट टेक्सटाइल के लिए सबसे जो रीजन जो है, रिस्पॉन्सिबल रीजन है हुगली रिवर का जो है मतलब लोकेशन। और इसके अंदर जो है फायदा ये कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पे जो जल का जो है सस्ता जो है परिवहन जो है साधन मौजूद है। और इसके साथ साथ रेलवे, सड़क मार्ग और जल मार्ग से इनका अच्छा जो है कनेक्टिविटी है। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की जरूरत होती है। और पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ये सस्ते यहाँ से जो है मजदूर जो है उपलब्ध हो जाते हैं और जो ये जूट बनाने में जो है कारगर साबित होते हैं। बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पे होता है और ये इसका जो है सबसे बड़ा हमारा देश जो है उत्पादक है। क्लियर? अब बात करते हैं हम जो है जूट उद्योग के सामने जो चुनौतियां क्या क्या थी। जूट उद्योग के सामने यह चुनौतियां थी कि सिंथेटिक फाइबर जो है इंट्रोड्यूस हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जो कि जूट के मुकाबले में सस्ता होता है और उसका जो है मतलब जो है टिकाऊपन भी ज्यादा होता है, ज्यादा जो है चलता है। तो सिंथेटिक विकल्प से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी जो है कंपटीशन का जो सामना करना पड़ा हमारे ये जूट उद्योग को। चलिए जी अगला जो है टॉपिक हमारा शुगर इंडस्ट्री के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी चीनी उत्पादक के अंदर हमारा भारत जो है विश्व के दूसरे स्थान पर है। और यह उद्योग प्रकृति में मौसमी है, ऐसा नहीं कि गन्ना कभी भी उगा लो और या 12 महीने, ये तो सीजन के हिसाब से उगता है। यानी शुगर केन यानी गन्ना और गन्ने से बनी हुई चीनी और उसके और भी उत्पाद होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के सामने भी ये बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बात कि ये जो है जो शुगर का जो उत्पादन होता है, यानी जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है खेतों में, ये मौसमी होता है, सीजनल नेचर का है। इसके साथ साथ उत्पादन के पुराने और अक्षम तरीके, यानी तरीके जो है निकालने के बनाने के, वो भी जो है पुराने हैं। और गन्ने को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में देरी भी होती है, ये भी ये रीजन है। ये हमारे सामने चीनी उद्योग के सामने बड़े जो है संकट मौजूद है। क्लियर? अगला टॉपिक हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज आधारित उद्योग के बारे में है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री इसके अंदर आती है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री टू प्रोवाइड हैवी, मीडियम एंड लाइट कंपोनेंट फॉर मशीनरी। लोहा और इस्पात उद्योग, ये आपके सामने चित्र मौजूद है। लोहे और यह बने हुए जो है सामान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। लोहा इस्पात मशीनरी के लिए भारी, मध्यम और हल्के घटक प्रदान करने वाला बुनियादी उद्योग है। इज इट क्लियर नाउ? इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है आयरन एंड स्टील is a heavy industry because all the raw material as well as the finished goods are heavy and bulky। यानी लोहे की और स्टील की इंडस्ट्री के अंदर जो है खास बात ये है कि ये आपको जो शुरू में भी बताया था, ये जो है इसका जो है रॉ मटेरियल वो भी भारी होता है और फिनिश गुड्स जो है जो तैयार होता है, लोहे के बने उत्पाद होते हैं, वो भी भारी होते हैं। और चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और जो चाइना जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर है जो है लोहे और यानी आयरन और स्टील का उत्पादन। और साथ में ये कंज्यूमर भी जो है वो वहां पे सबसे ज्यादा इनके जो उत्पाद की जो है खपत भी जो है चाइना के अंदर ही ज्यादा है। चीन में सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन स्टील का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, यानी एल्युमिनियम को गलाने वाली जो है उद्योग की बात करते हैं। एल्युमिनियम जो है
एक दूसरा सबसे बड़ा अधिक धातु उद्योग है। ये हल्का होता है, जंग के लिए प्रतिरोधी है, यानी इस पे जंग नहीं लगती, और ये गर्मी का एक अच्छा संवाहक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको जो अच्छे से समझ में आ गया, चित्र भी आपके सामने मौजूद है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स या कहाँ मौजूद है? देश में एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं रासायनिक उद्योग की, यानी केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेजी से यह बढ़ता हुआ सबसे उद्योगों में से एक है। इसमें 3% जीडीपी जनरेट होती है, लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया के अंदर सबसे बड़ा है, और 12वें प्लेस में है दुनिया के अंदर जो है। ये आपको अच्छे से जो बिल्कुल ये पता होना चाहिए। इसकी जो आप जो है साथ में जो है इसकी क्लिप भी जो है ले सकते हैं जो है। इसके साथ साथ जो है इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। भारत में रासायनिक उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद का 3% यह योगदान देता है। एशिया में सबसे बड़ा आकार के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पे आता है, और इसमें बड़े और छोटे दोनों पैमाने का निर्माण इकाइयां इसमें शामिल होती हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी जो है खाद जो है, उर्वरक जो है, जो कि हमें खेतों में जो है इस्तेमाल करते हैं, हम फसल को उगाने में मदद करते हैं, किसानों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल उर्वरक उत्पादक के आधे का योगदान करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। और सीमेंट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स एक्सेट्रा। सीमेंट का यह काम जो है क्या है? भवन निर्माण में, कारखाने बनाने में, सड़कें बनाने में, हवाई अड्डे बनाने में, बांध आदि बनाने में। और इस उद्योग को चून में यह क्या क्या यूज होता है? चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम जैसे भारी भरकम कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और ये उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है। सीमेंट के आपको सामने यह चित्र मौजूद है। अगला उद्योग हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कारें, स्कूटर, बसें, ट्रक, ये सब जो बनाने की ये इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये देख रहे हैं आपके सामने एक चित्र मौजूद है, किसी जो है कारखाने के अंदर कारों का निर्माण हो रहा है। कार आजकल सब लोगों की जरूरत बन गई है, आवश्यकता बन गई है, और बहुत ही अहम काम है। अगला उद्योग हमारा जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। और ये इस इंडस्ट्री के अंदर ये क्या क्या चीजें शामिल हैं? टीवी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट, फोन एटसेट्रा, ये सब बनते हैं। और इसका जो है बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभर के आया है, और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक जो है के जितने भी आइटम है वो बहुत तादाद में बनाए जाते हैं। इस उद्योग का बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर भी पड़ा है। इससे जो है आईटी इंडस्ट्री से जो है लोगों को जो है अधिक से अधिक रोजगार भी जो है मिला है, और बेरोजगारी भी जो है दूर हुई है। इज इट क्लियर नाउ? अभी तक हमने जो है जितने भी जो है इंडस्ट्रीज की ये बात की। अब इंडस्ट्री से जो नुकसान हमको क्या हो रहा है, यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण। इससे जो है क्या क्या जो नुकसान हो रहे हैं इंडस्ट्री से, वो आपके सामने है। पहला, वायु प्रदूषण हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ये देख रहे हैं कि जब वातावरण के अंदर जो है ये जहरीली गैसें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जहरीला पानी जो है ये नदी या तालाब उनके अंदर ये मिल रहा है, और ये साफ पानी को भी गंदा कर रहा है। इसके साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन, फैक्ट्रियों का जो है शोर, और जो जितना भी जो मतलब ये सब है, ये सब जो है पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्री के कारण ही फैल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करेंगे, देखिए पर्यावरण क्षरण का नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे रोकें। यानी दो या दो से अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करके प्रसंकरण के लिए पानी के उपयोग को जो है कम करना, और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वर्षा जल का जो है संचयन करना, यानी वाटर हार्वेस्टिंग का जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है यूज करना। नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले गर्म पानी और अपशिष्टों का उपचार करना, यानी जो है जो नदी नाली के अंदर जो है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है, केमिकल उसके अंदर मिक्स होते हैं, साथ में वो गर्म भी होता है, हॉट वाटर होता है। और उस हॉट वाटर को जो है जब वो किसी नदी
या तालाब में जो है मिक्स होता है तो वहां पे जो है जिसके जो जीव जंतु होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो उनको जो है रोकने के लिए उस पानी को जो है हम पहले से ही जो है अगर हम उसको ट्रीट कर दें जो है, और वो पानी जो है नदी नाले या तालाब में मिलने से जो पहले जो है उसको ट्रीट कर दिया जाएगा, तो हमारे जो है जितने भी जीव जंतु जो पानी वाले हैं वो जो है सुरक्षित रह सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इस चैप्टर के अंदर हमने तकरीबन ये सारी इंडस्ट्रीज को यह बता दिया, उनका बाइफिकेशन बता दिया, उनके फायदे बता दिए, उनके नुकसान बता दिए। अब जो है बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? इसमें एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में के संयंत्र के इस्पात का विपणन करती है? HAL, SAL, टाटा स्टील और MNCC। तो आपको सही जो है जवाब आपको जो है जवाब देना है, और जो है जो कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर को जो है हमें लिख करके बताना है। तो इस तरह जो है ये चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। आगे आप जो देखते रहिए हमारे जो इस चैनल को, जो है आपको आने वाली वीडियो मिलते रहेंगे, और आपको जो है इंफॉर्मेशन और आपको जो है इंटेलिजेंस आपकी इम्प्रूव करते रहेंगे। Now chapter completed. Thanks for watching the chapter. Wait for new one. Till then, goodbye. Thank you very much. Thank you very much.